वो करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये इंटेंजिबल कहता है गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट है क्या? अब ये फिक्टिशियस लॉस को धीरे धीरे राइट अप कर देते तो वो लॉस जितना इस साल राइट अप हो गया, बाकी कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। सर गुडविल और क्यों निकालनी है? सिर्फ एसेट खरीदने बेचने के लिए तो निकाली जाती, वो तो समझ आता है। हाँ जी मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएन सिंह तोमर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। सर जी हमारा चल रहा है पार्टनरशिप का कंप्लीट रिवीजन। हाँ जी मेरे बच्चों, हमने फंडामेंटल खत्म किया, बढ़िया से मैंने तेरे को कॉन्सेप्ट समझाए और हमने क्वेश्चंस करे अच्छे खासे पीवाईक्यू और आरटीपी के। आज हमारी बारी है मेरे बच्चे की गुडविल। गुडविल करेंगे आज हम, गुडविल के कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे और गुडविल के क्वेश्चन भी करेंगे। मैं एक चीजें पहले से क्लियर करना चाहता हूं मेरे बच्चे, कई बच्चों को लगता है गुडविल तो बहुत लल्लू चैप्टर है, इसको तो बहुत आराम से फॉर्मूले करके खत्म करेंगे, बट नहीं मेरे बच्चों, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली हैं, समझनी है, कॉन्सेप्चुअल है और इंपॉर्टेंटली एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कोई भी चैप्टर हो, गुडविल की कैलकुलेशन किसी भी चैप्टर में इंस्टीट्यूट आपको डाल सकता है। तो आप ये मत सोच के चलना कि गुडविल पे तो सेपरेट क्वेश्चन आता है क्या सर, सेपरेट आए ना आए पर बाकी चैप्टर के साथ मिक्स करके जरूर आएगा। और मैंने आपके सारे कमेंट्स पढ़े थे, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं जितना कोशिश कर सकता हूं आपकी लेंथ क्वेश्चंस की या यूनिट कवर करने की, सारा कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। पर आज शुरू करते हैं हम अपनी गुडविल की कहानी। लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं। हाँ जी मेरे बच्चों, तो देखो बेसिकली हम शुरू करते हैं कि गुडविल हमारी पार्टनरशिप में क्या है। सबसे पहले कुछ बातें शुरू करते हैं। सर हमारी गुडविल की अगर मैं बात करूं तो गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? गुडविल सबसे पहली बात एक छोटी मोटी ट्रू एंड फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट होती है। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं तो गुडविल किसी भी बिजनेस की बाबू रिप्रेजेंट करती है रेपुटेशन, कि मार्केट में हमें कैसे देखा जाता है, हमें अच्छी नजरों से देखा जाता है, हमारी प्रोडक्ट की अच्छी वैल्यू है, लोग हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, हमारी फर्म को पसंद करते हैं, हमारे बिजनेस को पसंद करते हैं। दैट इज हमारी ओवरऑल रेपुटेशन रिप्रेजेंट करती है हमारे फर्म की, हमारे बिजनेस की, उसे बोलते हैं गुडविल। अब ये रेपुटेशन जो है इसे हम टेंजिबल नहीं बोलते, पकड़ के नहीं बैठ सकते बाबू। दिस इज द फील कि हाँ मेरे मार्केट में वैल्यू है। कंपनीज जैसे कि अगर मैं बोलूं आपका आईफोन, एप्पल कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में अलग वैल्यू है, लोग अलग उसको पहचानते हैं, जब लॉन्च होता है लोग उसके लिए पागल होते हैं, पैसा खर्च करते हैं। दैट इज वो उनकी एक गुडविल है, उनकी ब्रांड है। क्लियर है? तो मेरी गुडविल, दैट इज मेरी रेपुटेशन इज अ माई गुडविल। अब पॉइंट इज ये टेंजिबल होती है ना जी मेरे बच्चे, ये प्योर इनटेंजिबल एसेट होती है, प्योर इनटेंजिबल एसेट होती है। और ये क्या करती है बाबू? ये रिप्रेजेंट करती है आपके फर्म की रेपुटेशन। शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, पर हाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करूंगा, ठीक है? इसके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है जो कवर करने हैं वो करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ट्रू एंड फॉल्स के लिए ये इंटेंजिबल एसेट है, आंसर इज यस। ये फर्म की क्या रिप्रेजेंट करती है? रेपुटेशन। अब बाबू ये रेपुटेशन अपने आप बन गई? हाँ भाई, ये रेपुटेशन फ्यूचर में बनी? नहीं नहीं सर, हमने एज अ पार्टनर, एज अ मैनेजमेंट, एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पास्ट में एफर्ट्स करे थे बाबू, हमने पार्ट्स में दिन रात एक करा था। मेरा बच्चा आज मेरे साथ मेहनत कर रहा है, मैं अपने बच्चे के साथ मेहनत कर रहा हूं, मेरा जो नाम ये बन रहा है, आज ये मेरा बच्चा मुझे प्यार कर रहा है, आज ये कमेंट में मेरे लिए प्यार लव यू लिख रहा है। सर ये ऐसे ही थोड़ी ना बन रहा है, सर ये मेहनत है हमारी, हमारे बच्चे की मेहनत है, मेरी मेहनत है कि हम पूरी दिल से, शिद्दत से मेरे बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं। तो उसके लिए जो मेरा नाम बन रहा है, मेरी रेपुटेशन बन रही है, दिस इज माय इनटेंजिबल एसेट और इसे मैं अपनी गुडविल बोलूंगा फ्यूचर में जाके। तो ये अगर एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बोलूं तो गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट विच रिप्रेजेंट मेरे बच्चे क्या? रेपुटेशन ऑफ द फर्म विच इज क्रिएटेड बाय द पास्ट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ओनर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर एक एमसीक्यू आता है, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स आता है, वो कहता है गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट है क्या? अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या होती है बेटा? फिक्टिशियस एसेट मतलब वो एसेट जो एक्चुअली में एसेट नहीं है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये खर्चे हैं जो फ्यूचर के लिए हुए हैं, जिनको हम अभी राइट ऑफ नहीं कर रहे, अभी खत्म नहीं कर रहे, धीरे धीरे कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे यहाँ मेट्रो चलती है और मैंने दिल्ली मेट्रो को बोला भाई साहब मेरा एड चलना चाहिए, अगले 4 साल तक ये जो लाइन चलेगी ना, वॉयलेट लाइन या ब्लू लाइन या येलो लाइन, इस लाइन में 3 मेट्रो पे मेरी पूरी मेट्रो का एडवर्टाइजमेंट मेरा होगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा डन,
कॉन्ट्रैक्ट डन, और उन्होंने मुझसे मान लेते हैं 50 लाख रुपए लिए और उन्होंने 3 साल के लिए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 50 लाख में 3 साल तक आपका इंस वाली लाइन पे ये मेट्रो में आपका एडवर्टाइजमेंट चलेगा। अब ये जो मैंने 50 लाख पे किए, दिस इज माय एक्सपेंस, ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग मेरा खर्चा है, बट इसका बेनिफिट 1 साल में ही खत्म हो जाएगा? नहीं, इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा। ये कोई एसेट नहीं है, दिस इज समथिंग कि मैंने खर्चा किया, बस इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा, इसीलिए हम इसे डेफर्ड करते रहेंगे, धीरे धीरे राइट अप करेंगे। 50 लाख को 3 साल में धीरे धीरे हौले हौले राइट अप करेंगे। अब ऐसे में जो पोर्शन इस साल राइट अप हो गया वो तो ठीक है, मान लो 50 लाख डिवाइडेड बाय 3 करूं तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 17 लाख के आसपास आ जाएगा ना, जो भी आप कैलकुलेट करना, जो भी फिगर आएगा। तो मैं इस साल एक पोर्शन राइट अप कर दूंगा, बट बाकी 2 पोर्शन मेरी बैलेंस शीट में नजर आएंगे एज अ एसेट, कि भाई इनका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। पर क्या ये सच में एसेट है? नहीं, दिस इज एक्सपेंस जिनको हम फ्यूचर में राइट ऑफ करने वाले हैं। दीज आर फिक्टिशियस एसेट। बहुत सारे एग्जांपल आपने सुने होंगे मेरे साथ, अगर आपने कंपनी अकाउंट पढ़ा होगा, इशू ऑफ डिवेंचर में हम लॉस को पोस्टपोन करते थे, याद है? हमने डिवेंचर डिस्काउंट में इशू करे, हमने डिवेंचर्स को इशू करा, रिडीम करेंगे एट प्रीमियम, तो फ्यूचर में नुकसान है, उसको आज ही रिकॉर्ड कर लिया और उसको धीरे 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 ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर हम राइट ऑफ करते थे। बोलना मेरा बच्चा क्यों बैठा हुआ है नालायकों की तरह, पढ़ना मेरे साथ, कुछ भी इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बाबू, समझ आ रहा है? तो हम वो लॉस को धीरे धीरे राइट अप करते थे, तो वो लॉस जितना इस साल राइट अप हो गया, बाकी कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट सुने हैं ना, तो सर ये नुकसान है, ये लॉस जो है, इन्हें हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या इन्हें हम बैलेंस शीट में एज ए एसेट दिखाते हैं फिक्टिशियस। पर क्या गुडविल ऐसी है? हाँ भाई, गुडविल हमारी फिक्टिशियस ना जी ना, ये तो प्योर हमारी इंटेंजिबल एसेट है बाबू, ये कोई खर्चा नहीं है, तो दिस इज नॉट फिक्टिशियस एसेट, पक्की बात है। फिर एक ट्रू एंड फॉल्स आता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसकी वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती। बेटा अपन चैप्टर पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि हम गुडविल की वैल्यू कैसे कैसे निकालते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन। तो कोई भी बोले इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है मार्केट में, अरे सारा गुडविल का ही तो खेल है। आजकल कंपनीज का मर्जर एक्विजिशंस होते हैं ना, वो सबसे बड़ा रोल क्या करता है? नाम का पैसा है बाबू, नाम का पैसा। नाम की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं सिखाऊंगा, पर वैल्यू तो है, वैल्यू तो है। तो पहले बताओ ये ट्रू एंड फॉल्स में बेसिक्स क्लियर है मेरे बच्चे? जल्दी बताओ, गुडविल में हमने क्या क्या बातें करी? गुडविल हमारी टेंजिबल एसेट है ना जी ना, इंटेंजिबल एसेट है बाबू। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारी रेपुटेशन। बोला करना मेरे साथ, मैं दिल से पढ़ा रहा हूं, तू भी दिल से पढ़, क्या फर्क पड़ रहा है? गुडविल हमारी टेंजिबल एसेट है, रेपुटेशन रिप्रेजेंट करती है, मैनेजमेंट के पास्ट एफर्ट्स की वजह से बनी है। सर ये फिक्टिशियस एसेट ना जी ना, क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, कई सारे मेथड हैं, बहुत बढ़िया। सर अभी बहुत सारी बातें करूंगा। सर मुझे ये बताओ, गुडविल 2 तरीके की आपने सुनी होगी। हाँ जी सर, गुडविल जब आप पढ़ोगे तो आप 2 तरीके की गुडविल आएगी बाबू। एक गुडविल को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ओहो हो, सेल्फ जनरेटेड बोलो, या इसे इंटरनली जनरेटेड भी बोल देते हैं, इंटरनली जनरेटेड भी बोल देते हैं। मतलब हमने किसी से खरीदे नहीं है, ये हमने अपना दम पे अपना नाम बनाया है। रजत सर का आज जो नाम है वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, वो उनका खुद का ब्रांड है, दैट इज वो उनकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। बहुत बढ़िया बात समझ आ रही है। बट अगर किसी बिजनेस को मैंने टेक ओवर कर लिया, किसी बिजनेस को बोला चल आजा साथ मिलके काम करते हैं, तो उसकी जो ब्रांड मैंने खरीद ली बाबू, वो हमारा बनता है परचेज गुडविल। क्या बनती है? परचेज गुडविल। बहुत सारे आप कंपनीज के मर्जर एक्विजिशन देखते हो, जैसे आपने, अगर आप नाम सुनो, इलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने, उसने अभी खुद ही कुछ ही टाइम में इंस्टाग्राम या लिंक्डइन वगैरह, मैं ये बोलूँ तो लिंक्डइन कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ये इसने बाय करे या मर्ज करे। तो बेटा ये उसके लिए कौन सी गुडविल है? परचेज, क्योंकि उसने खरीदा है, उसने इंस्टाग्राम या ट्विटर को उसने नहीं बनाया था, उसने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। दिस इज योर परचेज गुडविल। चलो अभी बात करते हैं। तो 2 तरीके की गुडविल होती है, हम नाम खुद भी बना सकते हैं, दैट इज मेरा नाम, मेरा 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 बच्चा, मेरा नाम, दैट इज मेरा नाम, मेरी गुडविल, मेरा ब्रांड। लेकिन किसी और का नाम खरीद के बैठा हूं, किसी और का नाम खरीद के बैठा हूं, वो होती है परचेज गुडविल। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा, एक AS आता है, AS 26, याद रखना, AS 26। सर AS क्या होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हमारे अकाउंट्स में जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो भी आप
पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं लिखी हुई है, रिटन डॉक्यूमेंट है उनके, विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आओ मेरे बच्चे कभी सीए इंटर में, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट नाउ अभी के लिए एएस 26 इंटेंजिबल एसेट पे बात करता है, और वो कहता है अगर आपकी बुक्स में कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, आपका खुद का नाम, आपने खून पसीना बहाया और अपना नाम बनाया है, तो बाबू इस खून पसीने की ऑफ कोर्स वैल्यू निकाल सकते हो, बट बेटा आपने इसको पे नहीं किया, आपने इसके लिए पसीना तो बहाया है पर पैसा नहीं बहाया। दिस इज समवेयर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसे अकाउंट्स में शो नहीं करते, नॉट शोन इन अकाउंट्स। आप अपना नाम अपने बुक्स में नहीं शो कर सकते, आप अपना नाम अपने बुक्स में नहीं शो कर सकते, पर अगर आपका नाम किसी ने खरीदा तो आप उससे पैसा चार्ज करोगे और उसके लिए बन जाएगी परचेज गुडविल, तो उसने उसका पैसा दिया है, या आपने किसी का नाम खरीदा, आपने पैसा दिया है, तो वो जितना दिया है वो उसकी लागत है, शोन इन दी अकाउंट्स, शोन इन दी बैलेंस शीट, शोन इन दी बैलेंस शीट एज इंटेंजिबल एसेट, एज इंटेंजिबल एसेट। तो याद रखना बेटा, ट्रू एंड फॉल्स के लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं करते हैं, पर परचेज गुडविल को बुक्स में शो करते हैं। बच्चा कहता है ये दोनों अलग अलग होती हैं। बाबू अगर मैं आपको सीए लेवल पे बात करूं तो दोनों एक ही तो हैं। क्या बात कर रहे हो सर, एक ही है? बेटा मेरा नाम किसी के लिए परचेज है, बाबू एक ही चीज तो है। अगर मैं अपना नाम किसी को बेच दूं कि चल मेरा नाम यूज कर, जाके जा भाई डोमिनोज खोल ले ब्रांड, तो डोमिनोज क्या ब्रांड अलग अलग हो गई क्या? नहीं। अगर डोमिनोज कंपनी का मालिक कहे कि मेरे लिए, तो उसके लिए सेल्फ जनरेटेड है, और अगर मैं बोलूं तो मेरे लिए उसकी फ्रेंचाइजी, मतलब दैट इज मैं उसको क्या बोलूंगा, ये मेरी परचेज्ड है। क्लियर है? तो चीज एक ही है, दोनों की वैल्यू निकलती है, बस ये है कि हम उसको अपने बुक्स में नहीं शो करते हैं, लेकिन जो खरीदेगा वो अपने बुक्स में से शो करेगा, क्योंकि उसने इसकी मॉनेटरी वैल्यू पे करी है। पक्का? अब हम इन दोनों से कुछ भी हो जाए बाबू, हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। पर बाबू वैल्यू निकालने से पहले भी एक और कॉन्सेप्ट, छोटू सा कॉन्सेप्ट, सर नीड क्या है? नीड क्या है? नीड टू वैल्यू गुडविल। हमें क्यों निकालनी है गुडविल की वैल्यू? मेरे बच्चे एक छोटी सी बात समझाता हूं, एक छोटी सी बात समझाता हूं। मुझे बता, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। अच्छी जी, इन्होंने 2010 में, आज से कई हजार साल पहले की बात है, ठीक है, थोड़ा गला आज खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ और थोड़ा एनर्जेटिक कम, मतलब कोशिश कर रहा हूँ, चिल्लाने या तेज आवाज बोलने से बेटर है धीरे धीरे पढ़ाऊँ, पर पढ़ाऊंगा दिल से, पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे दिल से, एक एक कॉन्सेप्ट। ए और बी ने 2010 में एक फर्म खोली, कह रहे भाई साहब चलो बिजनेस करेंगे। अच्छा, ए ने कहा भाई साहब मैं लगाऊंगा 5 लाख रुपए, बी ने बोला भाई तू 5 तो मैं भी 5, एक से बड़े 2, ले भाई तूने भी 5 लाख लगा दिए। दोनों ने मिलकर 10 लाख की कैपिटल लगाई और 10 लाख से बिजनेस शुरू किया। बस आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ सर, जब बिजनेस शुरू किया तब क्या प्रॉफिट था कंपनी का? तब क्या प्रॉफिट होगा? तब होगा 0, क्योंकि अभी तो बिजनेस शुरू हुआ है मेरे बच्चे, अभी तो हमने बिजनेस शुरू किया है। सर अभी क्या प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्होंने दिन रात एक कर दिए, दिन रात एक कर दिए। मेरा बच्चा जैसे दिन रात पढ़ रहा है ना कि मे फोड़ना है, चाहे 10 घंटे हो, चाहे 12 घंटे हो, चाहे 18 घंटे हो, बच्चा बस पढ़े जा रहा है। तो बेटा आज 2026 की बात है और इनका 2026 एंड हुआ, और मान लेते हैं इनको, इनके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है इस साल, मान लेते हैं 90 लाख का प्रॉफिट। ओ बाबा रे बाबा, 90 लाख का प्रॉफिट। इनका 1:1 का रेशियो, इक्वल पैसा लगाया, इक्वल प्रॉफिट लॉस। 90 में 45 इसका, 45 इसका होना चाहिए था। बोलो हाँ है ना? हाँ सर बिल्कुल। ये प्रॉफिट ऐसे ही आसमान से टपक गया? नहीं सर, दिन रात की मेहनत है। आज कस्टमर इनकी फॉर्म को जानता है, आज कस्टमर इनको जानता है मेरे बच्चे, और कस्टमर अपने दिल से कहता है कि मुझे इनके साथ जुड़ना है। और जब कस्टमर जुड़ता है तो सेल होती है, सेल होती है तो प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट क्यों हो रही है? क्योंकि कस्टमर को नामने, कस्टमर के सामने इनकी एक रेपुटेशन है, बोले तो मार्केट में इनकी गुडविल है। ओ भाई, ये सब गुडविल का ही तो खेल है, हमारा बिजनेस का ब्रांड है, दैट्स व्हाई वी आर अर्निंग प्रॉफिट। ओके जी ओके। अब बताओ 1:1 का पीएसआर है बाबू, 1:1 का पीएसआर है। आज हमने कहा कि चलो भाई अब 2 से बिजनेस नहीं संभल रहा, बिजनेस बड़े लेवल पे काम कर रहा है, हम 2 से 2, हम 2 हमारे 2, आहा क्या बात है सर। एक नया पार्टनर लाते हैं, सी, नया पार्टनर, ओ नया पार्टनर फॉर्म में आना चाहता है। और बताओ सी कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा भाई साहब 5 लाख तूने लगाया, 5 लाख तूने लगाया, ले भाई 5 लाख की कैपिटल मैं भी लगाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी 5 लाख की कैपिटल फिक्स्ड है, 5 लाख की कैपिटल मैं भी लगाता हूं, और आज से प्रॉफिट 1:1:1, 3 रेशियो में बांट देंगे। आज से तीनों बराबर, तू भी बराबर, मैं भी बराबर, सी भी बराबर। कैसा लगा मेरा ये मजाक?
मेरे बच्चे जल्दी बताओ कैसा लगा ये मेरा मजाक। जैसे ही सी बोलेगा हम कहेंगे सुन, हेलो, ये क्या भाई, ये क्या चल रहा है। हमने जो ये 15 साल मेहनत करके बिजनेस खड़ा करा है, जो हमने खून पसीना बहाया है, तू आज आके कह रहा है तू बराबर, तू बराबर, तू कैसे बराबर है भाई, तू कैसे बराबर है। तूने पैसा लगाया, मैंने पैसा लगाया, बात समझ आती है, ठीक है, इतने में बराबर हो गया। बट व्हाट अबाउट जो हमने 15 साल दिन रात एक करके फर्म की गुडविल बनाई है, उस गुडविल में तूने क्या किया, तूने क्या किया, कुछ नहीं। तो बाबू अब तू पास्ट में जाके मेहनत तो नहीं कर सकता है कि टाइम मशीन में जाके 2010 से 7 में जुड़ जाए, नहीं। तो तू एक काम कर, आज से तू इस गुडविल का फायदा उठाएगा, हमारी इस मेहनत का तू फायदा उठाएगा, तो तुझे इस मेहनत का पैसा देना पड़ेगा। किसको, ए और बी को। क्यों, क्योंकि ए बी ने मेहनत करी है, सी तू फायदा उठाएगा। तो सी जी आप गुडविल का जितना कितना 1/3 हिस्सा लेने वाले हो ना, इस गुडविल में 1/3 हिस्सा, इस बिजनेस में 1/3 हिस्सा लेना चाहते हो ना, तो 1/3 पैसा लेके आओ और बेटा 1/3 ए और बी को दो। कैसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वगैरह वगैरह, ये सब एडमिशन में पढ़ेंगे। पर आपको गुडविल की नीड समझ आई कि क्यों निकालनी है गुडविल। सर गुडविल निकालनी है ताकि कोई नया पार्टनर आए। कल को पार्टनर जा भी तो सकता है, पार्टनर रिटायर होगा। मान लो बी कह रहा है भाई मैं तो चला। जब पार्टनर जाता है तो 2 तरीके से जाता है, या तो दुनिया छोड़ के जाता है या फर्म छोड़ के जाता है। क्या बात है, रिटायरमेंट या डेथ, ऐसे करते हैं ना, ओ ये, हाँ जी चलिए बोलो, रिटायरमेंट या डेथ। अब फर्म पे पार्टनर जाएगा तो बेटा खाली खाली सिर्फ अपनी कैपिटल लेके जाएगा क्या। आप बी जा रहा है, बी को बोलो ले पकड़ 5 लाख और जा, वो कहेगा भाई साहब ये 15 साल खून पसीने की कोई कीमत नहीं है क्या। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, पार्टनर आया तो पैसा लेके आएगा गुडविल का। किसी पार्टनर को जाओगे तो बेटा अलविदा करते टाइम उसको गुडविल का पैसा भी तो दोगे कि तूने खून पसीना बहाया था, अब हम चलाएंगे तेरे बिजनेस को, पर तू उसका पैसा लेके जा। तो ये जब जब एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इवन अगर हम रेशियो भी चेंज कर रहे हैं तो एक को फायदा एक को नुकसान होगा। तो जिसको नुकसान होगा उसका भरपाई तो करनी पड़ेगी, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, चाहे आप चेंज इन पीएसआर अपना रेशियो चेंज करोगे, चाहे आपकी फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ रहा है एडमिशन, कोई पार्टनर जा रहा है रिटायरमेंट, किसी पार्टनर की डेथ हो रही है डेथ, या आगे जाके हम बिजनेस को सेल परचेस करेंगे, हम दूसरे का बिजनेस खरीदेंगे, अपना बिजनेस बेचेंगे, तो भी बेटा हमें गुडविल का काम करना पड़ेगा। चलो भाई अब हम मेथड की बात बाद में करेंगे, पहले ही बेसिक्स खत्म। क्लियर है बाबू, दोबारा बता। गुडविल, सारे बच्चे बोलेंगे एक्टिव होके, गुडविल हमारी कौन सी एसेट है बाबू, इंटेंजिबल एसेट है। बाबू कौन सी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रेपुटेशन, इसको हमने पास्ट में मेहनत करके बनाया है, ये कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है और इसकी प्रॉपर वैल्यू निकाली जा सकती है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए करी जाती है। गुडविल 2 तरीके की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड जो हमने ही बनाई है, इंटरनली जनरेटेड हमारा नाम, जिसको हम बुक्स में शो नहीं करते क्योंकि हम अपना नाम अपनी बुक्स में नहीं शो करते, हमने किसी को इसका पैसा नहीं दिया और इसलिए ये नॉन मॉनेटरी है, लेकिन वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन जब हम अपना नाम किसी को बेचेंगे बाबू, तब हम ही यही गुडविल हम किसी को बेचेंगे तो सामने वाले के लिए बन जाएगी परचेज और वो इसकी वैल्यू निकालेगा, वो उसने पैसा दिया है और उस टाइम उसे बुक्स में अलाउ है, रिकॉर्ड कर सकता है एज पर AS 26 एज अ इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है सर। गुडविल और क्यों निकालनी है, सिर्फ एसेट खरीदने बेचने के लिए तो निकाली जाती है, वो तो समझ आता है कि कोई खरीदेगा या कोई बेचेगा तो अपना नाम निकाला जाएगा, बट उसके अलावा भी अगर आपकी पार्टनरशिप में कोई चेंज हो रहा है रेशियो में तो भैया जिसको नुकसान हो रहा है उसको पैसा दिया जाएगा गुडविल का। कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई रिटायरमेंट हो रही है, किसी की डेथ हो रही है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि खून पसीने की कीमत होती है। लेकिन ये एडजस्टमेंट तो आगे आने वाले चैप्टर में होंगी ना बाबू, ये एडजस्टमेंट तो आने वाले चैप्टर में होंगी। पर मेरा बच्चा कह रहा है, मेरा बाबू कह रहा है, अरे क्या हो गया भाई, मेरा बच्चा कह रहा है सर इन सब की वैल्यू तो निकलवाओ हमसे, इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहले एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एडजस्टमेंट तो बाद में करेंगे, पहले हमारे नाम की कीमत निकालेगा कैसे। तो मेरा बच्चा ये है हमारे सामने मेथड, मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। टोटल अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल है, अगर देखा जाए तो 5 मेथड। कितने मेथड है, 5। सबसे पहले एवरेज, फिर सुपर में 2 हैं और कैपिटलाइजेशन में 2 हैं, जिसमें से तूने 12th में पढ़े हैं। ये वाला तेरे लिए थोड़ा सा नया है, बाकी सब तो पुराने हैं। तो पहले पुराने वाले खत्म करेंगे, फिर नया वाला एंड में डिस्कस करूंगा। एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, एकदम एंड में डिस्कस करूंगा। पहले अपन पुराने वाले खत्म करते हैं,
ठीक है बाबू, ये फॉर्मूले नहीं है, ये जिए जाते हैं। अगर तुझे इन्हें फॉर्मूले की तरफ पढ़ना है तो गलत पढ़ रहा है। सबसे पहले अब देखो यहां से स्टेप बढ़ी, सबसे पहले आया एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालूं मैं अपने नाम की कीमत, अपने बिजनेस के गुडविल की कीमत? तो हम कहते हैं बाबू एक बात सुनो, अगर मैं अपना बिजनेस आज ही बंद कर दूं, मान लो बिजनेस नहीं सॉरी, आज ही मैं एक अपडेट बंद कर दूं, आज से नया काम धंधा बंद। मान लो एप्पल कंपनी बोले कि हम आज से कोई नया फोन लॉन्च नहीं करेंगे, कोई नया एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। बाबू याद एक नोकिया करके कंपनी आती थी जिसका फोन था, कुछ भी हो, मान लो मैं कह रहा हूं एप्पल कंपनी बोल दे कि भाई आज से कोई नया अपडेट नहीं करेंगे, कोई नया फोन नहीं, जो आ गया मार्केट में आ गया, अब से हम कोई नया ऑपरेशन नहीं शुरू करेंगे। तो क्या आज रातों रात बिजनेस में ताला लग जाएगा? हाँ भाई, आज रातों रात एप्पल कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं सर, कुछ टाइम तक तो कंपनी तब भी चलेगी क्योंकि नाम से बिकेगी। लोग जानते हैं कंपनी एडवर्टाइजमेंट ना करे, कंपनी कुछ नया प्रचार ना करे, तब भी लोग पीछे पीछे पहुंचेंगे कि मुझे आईफोन खरीदना है। दैट मीन्स कंपनी कहती है कि हम अपने नाम की वजह से, बाबू हम अपने नाम की वजह से कुछ साल तो सर्वाइव कर ही लेंगे। दिस इज द डिसीजन मेकिंग। अब इट मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, वट एवर। अब इन्हें बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं कि मैनेजमेंट से अगर मैं पूछूं कि बेटा नाम की वजह से, बाबू अगर आप कुछ भी ना करो तो नाम की वजह से आप कितने साल अपना बिजनेस चला लोगे? ये मेरा एरिया नहीं है, क्वेश्चन बताएगा, मैनेजमेंट बताएगा। क्वेश्चन ने बोला 2 साल, इसका मतलब है कुछ भी ना करें, कोई नया काम, नया एडवर्टाइज ना करें, तो भी कंपनी 2 साल तो आराम से कमाएगी, कि इतना तो मेरा नाम मार्केट में है। अब अगर मैं कहता हूं कि ठीक है, मुझे ये बताओ आप ऑन एन एवरेज हर साल कितना कमाते हो कंपनी जी? ऑन एन एवरेज आपका प्रॉफिट हर साल कितना कमाते हो सर जी आप? तो कंपनी कहती है हर साल मान लो 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, 10 करोड़ हमारा इनकम है। तो अगर मैं कुछ भी ना करूं बाबू, कोई नया काम, कोई नया ऑपरेशन नहीं, तो मेरा बच्चा पहला मेथड क्या बोलता है? कहता है अगर हम हर साल 10 करोड़ ऑन एन एवरेज कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, और 2 सालों तक बिना कुछ करे कमाएंगे, तो बेटा हम 2 सालों तक 20 करोड़ रुपए कमाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बिना कुछ करे, नाम की वजह से। यही नाम की वैल्यू है, यही नाम की वैल्यू है। गुडविल का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? बाबू फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद तो दुनिया करा देगी तुझे, या तो तेरी बुक्स में लिखा है। मैं क्या पढ़ाऊंगा तुझे एक्स्ट्रा? मैं पढ़ाऊंगा लॉजिक्स, कि ये फॉर्मूला क्यों आया, आसमान से थोड़ी ना टपका है। गुडविल का फॉर्मूला है ऑन एन एवरेज मैं कितना कमा रहा हूं, पर एनम कितना कमा रहा हूं, और कितने सालों तक कमाता रहूंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो प्रॉफिट आएगा, दिस इज माई गुडविल, दिस इज माई गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज पे टेंशन नहीं है, क्वेश्चन देगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना अभी सिखाऊंगा, ठीक है। तो एवरेज तो इतना खत्म हो गया, फॉर्मूला क्लियर है, अभी आराम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है? वो कहता है सर जी थोड़ी सी ना अपडेट करते हैं अपनी जिंदगी में। वो कहता है सर जी ठीक है, आप 2 साल तक कमाओगे और आप ऑन एन एवरेज हर साल 10 करोड़ रुपए कमाते हो। बट वो कहता है सर एक बात बताओ, क्या एप्पल कंपनी अगर 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट हर साल कमाती है, तो एक जो नॉर्मल कंपनी जिसका नाम नहीं है, मान लो एक ब्रांड है और एक नॉन ब्रांड बिजनेस है, क्या नॉन ब्रांड वाला कुछ नहीं कमाता? या मैं ऐसे बोलूं, एप्पल कंपनी ने अपनी कंपनी में कुछ पैसा लगा रखा है, या मैं फर्म की बात करूं तो ज्यादा बेटर है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म चल रही है। मेरी फर्म का नाम है, तो नाम बनाया हमने, पैसा लगाया, अब मैंने 50 लाख रुपए एज अ कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में। अगर 50 लाख कमा के मान लो मैं 1 करोड़ रुपए कमाता हूं, ठीक है, दिस इज माई ऑन एन एवरेज इनकम। बट बाबू क्या अगर मैं ये बिजनेस में नहीं लगाता पैसा, रिस्क नहीं उठाता, रिस्क लगा के नाम बना के 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये 50 लाख रुपए अगर 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 मेरे बच्चे, अगर ये 50 लाख रुपए मैं बैंक में भी रख देता, एक बैंक में भी बिना, विदाउट एनी रिस्क बैंक में भी रख देता, तो नॉर्मली कुछ तो कमा लेता। 10% ही सही, 10% का ही ब्याज सही, 50 लाख का 10%, 5 लाख तो मैं तब भी कमाता। तो बाबू 5 लाख तो आप नॉर्मली कमाते, एवरेज आप सपोज 1 करोड़ कमा रहे हो, तो एक्स्ट्रा क्या कमाया, सुपर क्या कमाया, अपडेट हो गए हम कहते थे पहले कि जितना कमाया मल्टीप्लाई बाय कितने सालों तक बिना कुछ करे कमाएंगे, दिस इज गुडविल। अब वो कह रहा है ना 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 ना, आप ये बोलो गुडविल के नाम पे कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, एवरेज नहीं, सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट, क्योंकि जो आप कमा रहे हो, कुछ लोग तो बिना नाम के भी कमा रहे हैं, तो आपने नाम के लिए कितना एक्स्ट्रा कमाया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओ, और ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वो कहता है सुपर प्रॉफिट निकलेगा एवरेज प्रॉफिट में से। बाबू ये जो ऑन एन एवरेज आप कमा रहे हो, इस एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बाबू देखो ना, एवरेज प्रॉफिट अभी निकालना सिखाऊंगा मैं, एवरेज में से नॉर्मल हटा दो, आपका सुपर आ गया, सुपर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो क्वेश्चन आपको देगा। क्लियर है, तो इसमें मेन लफड़ा क्या है, एवरेज अभी निकालना सीख लेंगे, नॉर्मल कैसे निकलेगा, कहता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बाबू आप ये बताओ कि आपने एज अ मालिकाना हक आपने कितनी कैपिटल इंप्लॉयड कर रखी है। अब इसको कैसे निकालेंगे बताऊंगा, कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, अगर ये पैसा आप बिजनेस में ना लगाते, नॉर्मली लगाते, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, नॉर्मली लोग किस रेट से कमा रहे हैं, बैंक आपको नॉर्मली बिना रिस्क के कितना कमा के दे देता, तो बेटा ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। इट मे बी नॉर्मल इंडस्ट्री प्रॉफिट, कि भैया आप बिना नाम के भी अगर नॉर्मल इंडस्ट्री में देखो तो इतना 10% तो हर कोई कमा ले रहा है, तो आपने 10% अपनी कैपिटल का नॉर्मल प्रॉफिट कमाया। उल्टा चलो, उल्टा कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगाया उसका 10% अगर नॉर्मली हर कोई कमाता है, ये भी नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन देगा, तो उसका नॉर्मल अमाउंट आ गया कि भाई आप 50 लाख का 10%, 5 लाख तो हर कोई कमा लेता है, आपने क्या कमाया, दिस इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कब तक कमाओगे, 2 साल तक, दिस इज योर गुडविल। तो अगर मैं बोलूं तो एवरेज को अपडेट कर देता है कौन, सुपर, एवरेज को अपडेट कर देता है सुपर। अच्छा ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाओ, मुझे क्या क्या निकालना है आपको सिखाना है। एक तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाना है अभी, ठीक है, दूसरा मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखाना है, 2 बातें सिखानी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलवेज क्वेश्चन देगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मेरे पास आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल और एवरेज मैं सिखा दिया आपको, सुपर आ गया, सुपर का नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 2 बातें मेरे को तेरे को अलग से सिखानी है अभी, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेगा। एन्युटी मेथड अभी छोड़ दे। अब तीसरा ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, कह रहा है इसको भी अपडेट कर दे, इसको भी अपडेट कर दो। कहता है भाई साहब देखो, एवरेज को अपडेट करके क्या बना, सुपर। इसका मतलब पहले जमाने में क्या चलता था, एवरेज, फिर नया जमाना आया, क्या आया, सुपर। अब सुपर को भी अपडेट करके इन्होंने क्या बुलाया, कैपिटलाइजेशन। क्या मतलब है, वो कहता है यार ये क्या फालतू की बात कर रहे हो आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल तक कमाता रहूंगा, क्या मतलब है 2 साल तक, ऐसे तो कोई बोलेगा 5 साल की गुडविल निकाल दोगे, ये तो फिर एस्टिमेशन हो गया, ये तो अनुमान हो गया, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहते हैं भाई साहब सुनो, हम तो ऐसे नहीं करते, हम एक काम करते हैं, मुझे बताओ मेरे बच्चे कैपिटलाइजेशन कैसे वर्क करता है। वो कहता है सर मान लो आपको बैंक में आपने, बच्चे जल्दी बताना, बैंक में आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, बैंक में आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया बाबू, बैंक में आपने मान लो 50 लाख रुपए जमा कराए और बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट दे रही है, इंटरेस्ट रेट जो आपकी इनकम होने वाली है पूरे साल की वो दे रही है मान लो 10% पर एनम से रेट। तो आप बताओगे आपको इंटरेस्ट इनकम कितनी आई है, बेटा आपको कितना कमाई आई है। हो उस बच्चा कह रहा है बताओ क्या पूछ रहे हैं सर, सीए लेवल पे 50 लाख रुपए लगाया 10% के रेट से 5 लाख कैसे निकाला ये बताओ। आप कहोगे जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100, मतलब 50 लाख का 10% 5 लाख आ गया। बोलो हाँ है ना, डन, निकाल सकते हो आप। पर मैं यहां पे थोड़ी सी कहानी चेंज करता हूं, मैं कहता हूं अगर मैं आपको बोलूं कि मैं ये नहीं बता रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे 8 लाख कमाया, मैंने इस साल 8 लाख इनकम कमाई है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता सकते हो कि मैंने कितना पैसा लगाया होगा। अगर 10% का रेट है, अगर 10% का रेट है तो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता सकते हो कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। बच्चा कह रहा है क्या दिक्कत है सर, मैं तुझे अगर रेट दे दूं, तुझे अपनी इनकम बता दूं, तो तू मुझे ये बता सकता है कि कितना पैसा लगाया। बच्चा कह रहा है दाएं हाथ का खेल है सर हमारा, बताओ ये मिसिंग है ना। तो बाबू वो कह रहा है एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, जो भी आपने इनकम कमाई है इस रेट को इधर लेके आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय रेट, 100 डिवाइडेड बाय रेट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट। बोलो हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। पक्की बात है कि आप अपनी इनकम को जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, या जो मैं बोलूं आपकी इंटरेस्ट इनकम का रेट है, उससे डिवाइड कर दो। आप 8 लाख कमा रहे हो 10% से, तो 80 लाख रुपए कमाया लगाया होगा, सीधी सी बात। बाबू यही तो मैं भी कह रहा हूं,
यही तो मैं भी कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहा हूं, मेरी कंपनी ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रही है 40 लाख रुपए। कितना कमा रही है? 40 लाख रुपए। दिस इज माई इनकम, दिस इज माई इनकम। और हर कोई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कंपनी का 10% है। मतलब मेरे बराबर अगर कमाना है, मेरे बराबर अगर कमाना है लोगों को, तो नॉर्मली लोगों को 10% का रेट है, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा बताओ? तो आप बोलोगे एवरेज प्रॉफिट, अगर मेरे बराबर कमाना है 40 लाख तो आपको 10% से नॉर्मल रेट ऑफ रेट, मतलब 40 लाख का डिवाइडेड बाय 10%, बाबू इसका मतलब 4 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। 4 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, 4 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है, 4 करोड़ लगाना पड़ेगा। 40 लाख का 10%, 4 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आ गया। दिस इज रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस, बाबू माइनस एक्चुअल में मेरी कंपनी ने, मेरी फर्म ने कितना पैसा लगा रखा है। ओ, हमने सिर्फ लगाया है बाबू मान लो 3 करोड़। हमने कितना लगाया है? 3 करोड़। तो बेटा मेरे कमाने के लिए आपको 4 करोड़ लगाना पड़ेगा, पर मैं ये पैसा सिर्फ 3 करोड़ में कमा रहा हूं। तो बेटा 1 करोड़ जो बिना लगाए कमा लिया मैंने, 1 करोड़ पे जो बिना लगा कमाया है, दिस इज माई गुडविल। दिस इज माई गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मैथड। अंडर कैपिटलाइजेशन मैथड हम ये बोलते हैं, हटाओ ये एनवाईपी वगैरह, नंबर ऑफ ईयर परचेज का लेना देना छोड़ो। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, बाबू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। इतना पैसा मुझे अगर मैं कमा रहा हूं, अगर मेरे बराबर कमाना है तो तुझे इतना पैसा लगाना पड़ेगा, माइनस में इतना लगा के बैठा हूं। तो जो एक्स्ट्रा नहीं लगाया है मैंने, लोगों को लगाना पड़ेगा। तो वो क्यों नहीं लगाया है? बिकॉज ऑफ नाम है मेरा, मैं अपने नाम की वजह से भी तो एक्स्ट्रा कमा रहा हूं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लोग लगा के मेरे बराबर कमाएंगे, वो बिना पैसा लगाए मैं कमा रहा हूं। दिस इज माई गुडविल नेम। क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखो तो कैपिटलाइजेशन मेथड यही एग्जैक्ट फॉर्मूला है। आप ध्यान से देखो, हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट में कि सर जी जो भी एवरेज प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय एनआरआर, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगा रखा है, अगर इसे निकाल दो तो गुडविल है, इसे निकाल दो तो दिस इज गुडविल। क्लियर है? इसको सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट से सीधा निकल जाएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। ऑफ कोर्स एनआरआर परसेंटेज में होगी, तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अगर आप ड्राइव करोगे, अगर आप गुडविल का फॉर्मूला ड्राइव करो तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको फोल्ड करना, वो फॉर्मूला वही बन जाएगा। बताओ अगर आप करोगे तो एलसीएम ले लो एनआरआर, तो आप बोलोगे एवरेज प्रॉफिट, इधर हो जाएगा माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, क्योंकि एनआरआर एलसीएम लिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इनटू एनआरआर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस, क्या मैं इसके लगे लिख सकता हूँ? नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, और एवरेज माइनस नॉर्मल, बेटा इसे ही तो बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। तो आप किसी भी तरीके से निकाल दो, या तो आप सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर कर दो, या आप पूरा ग्रॉस फॉर्मूला लगा लो, तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर दो। दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसी का डेरिवेशन ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन के हम कह देते हैं 2 मेथड है बाबू, वो 2 मेथड एक ही हैं कि आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर सेम आएगा। बट इसमें आपको कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं है, इसमें जो चाहिए वो चाहिए एनआरआर। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। अभी एन्युटी मेथड को मैंने टच भी नहीं किया, एंड में करेंगे। बाकी आपके 4 बचपन वाले फॉर्मूले मैंने रिवाइज कराए। जल्दी बताओ कौन कौन सा रिवाइज करा हमने रिवाइज करा एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, क्या बोला मैंने? एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला बोलो क्या है कि सर जी ऑन एन एवरेज क्या कमा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय जितने सालों तक कमाते रहेंगे, खत्म। सुपर प्रॉफिट थोड़ा अपडेट हुआ, कह रहा है एवरेज से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बताओ। तो एवरेज में से नॉर्मल हटाओ, एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज चलता रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जितना बिजनेस में पैसा लगा है मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। एनआरआर क्वेश्चन देगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन कहता है ये एनवाईपी हटाओ, आप जितना कमा रहे हो डिवाइडेड बाय एनआरआर, कि नॉर्मली अगर लोगों को इतना कमाना हो तो उन्हें इतना पैसा लगाना पड़ेगा, माइनस आपने कितना लगा रखा है हटा दो, जो एक्स्ट्रा है वही गुडविल है, वही आपकी क्या है? गुडविल है। और इसी का डेरिवेशन निकाल दोगे तो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। क्लियर है? अब इसमें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि इसमें एवरेज प्रॉफिट हम सीख ही लेंगे, सुपर प्रॉफिट हम सीख ही लेंगे, एनआरआर क्वेश्चन देगा। तो मुझे सिर्फ आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें सिखानी है। एक तो मुझे सिखाना है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, और एक सिखाना है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है। क्या मेरा बच्चा रेडी है? और यहां तक आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए हो तो बाबू प्लीज मुझे जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट लिख दो, ठीक है? प्यारा सा कमेंट लिख दो, ठीक है? क्योंकि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई करना है, एन्युटी आ जाएगा, पर एन्युटी के लिए मेरे को एक क्वेश्चन लेके ही समझाऊंगा, ज्यादा बेटर है, ठीक है? चलो अब आओ, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो पहली चीज आपको जो भी प्रॉफिट गिवन है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मेरे बाबू, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? एवरेज प्रॉफिट आप बाद में निकालोगे, पहले जो आपको प्रॉफिट गिवन है, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उन प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। उस प्रॉफिट के बदले में से एडजस्ट करके आप निकालोगे कि हम नॉर्मली क्या कमाते हैं। क्योंकि बेटा हो सकता है ना, मान लो पिछले 3 सालों का मैं एवरेज करना चाहता हूं, पर पिछले 3 सालों में से 1 साल आग लगी थी, उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ था, पर क्या वो आग हर साल लगेगी? नहीं। मुझे पिछले 3 सालों में 1 साल लॉटरी इनकम आई थी, क्या हर साल आएगी? तो अगर कोई इनकम या कोई नुकसान ऐसा है जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, या जो अबनॉर्मल है, बिजनेस के लिए नॉर्मल नहीं, जो हो गया, हर साल नहीं होगा, तो मैं उसका एवरेज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए ऑन एन एवरेज नॉर्मल इनकम, कि बिजनेस इतना तो कमा ही लेता है। तो बेटा जो अबनॉर्मल है वो थोड़ी ना रिपीट होगी, तो उसको हटाओ, तो 3 एडजस्टमेंट आपको करनी होती हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कोई भी अबनॉर्मल लॉस मिलता है या अबनॉर्मल गेन मिलता है या नॉन रिकरिंग नाम का है, अबनॉर्मल लॉस क्या हो सकते हैं सर? आप लॉस बाय फायर, आपने फैक्ट्री में आग लग गई, थेफ्ट हो गया, या आपने कोई एसेट बेची, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है? कोई एसेट बेच रहे हो, एसेट बेचना इज नॉट नॉर्मल थिंग, कभी कभार साल में 5 साल 10 साल में कोई एसेट बेचते हो, उस पर लॉस हो सकता है, ठीक है? या फिर आप कह रहे हो सर आपके लिए जो वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन वगैरह है कोई, कि आपने एम्प्लॉय को रिटायर वगैरह हुए हैं, उनको कंपनसेशन देना पड़ा है, तो ये कुछ ऐसे नुकसान है जो रिपीटेड नहीं है, कभी कभार हो रहे हैं। अब ये नुकसान आपके ऑलरेडी माइनस हो रखे होंगे, आपको इन्हें हटाना है। भाई कोई चीज़ ऑलरेडी माइनस है, हटाने के लिए मेरा बच्चा क्या करेगा? इन्हें प्लस कर देगा, खत्म। अगर आपको प्रॉफिट गिवन में से नॉर्मल पहुंचना है तो आप अब नॉर्मल लॉसेस को क्या करोगे? प्लस, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस है, आप कहोगे हटाओ, मुझे इनको नहीं माइनस करना है, हटाओ, खामा का माइनस हो रखा है, प्लस कर दो। और यही अब नॉर्मल गेन है, मान लो कोई इंश्योरेंस क्लेम आया है बेटा इस लॉस की वजह से, कोई एसेट बेची थी, उस पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो बेटा ऐसे में अपन क्या बोलेंगे कि सर ये हमारी इनकम है और इन इनकम को ऑलरेडी ऐड हो रखा है, हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस, खत्म, एडजस्टमेंट खत्म। अब नॉर्मल की एडजस्टमेंट बाबू यही है कि अगर आपका कोई प्रॉफिट है तो बेटा ऑलरेडी ऐड हो रखा होगा, हटा के माइनस कर दो। अगर कोई लॉस है तो ऑलरेडी लेस हो रखा होगा, हटा दो, क्योंकि अपने को अब नॉर्मल नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो अगर कोई अब नॉर्मल है हटाओ, सेकंड नंबर पे आता है स्टॉक। कई बार हम लोग स्टॉक की वैल्यू करते हैं, स्टॉक को हमने पता है, इन्वेंट्री चैप्टर भी पढ़ा है हमने, स्टॉक की वैल्यूशन गलत हो जाती है। स्टॉक की वैल्यूशन मतलब हम स्टॉक की काउंटिंग करते हैं कि हमारे पास फैक्ट्री के एंड में, देखो ओपनिंग स्टॉक कभी नहीं निकलता, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है। जब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करते हैं, मान लो मैंने कहा ये पेन बना के बेचता हूँ मेरी कंपनी, तो ये पेन हमारा स्टॉक है। अब क्या सारा स्टॉक बिक गया होगा? नहीं सर, ईयर एंड पे कुछ बचा होगा। तो कैसे पता चलेगा कितना बचा? हम काउंट करेंगे, फिजिकल काउंट करेंगे कि हमारे पास कितने पेन पड़े हैं। अब जैसे ही हम फिजिकल काउंट करेंगे तो हमसे गलती हो सकती है, हमने या तो ज्यादा काउंट कर लिए या कम काउंट कर लिए, दिस इज ओवर वैल्यूशन या अंडर वैल्यूशन। अगर हमने ज्यादा काउंट कर लिए तो स्टॉक ज्यादा आ रहा होगा, अगर कम काउंट किए हैं तो स्टॉक कम आ रहा होगा। अब इनको ठीक करना है, दिस इज एक तरह का ये एरर है, ये एक तरह का क्या है? एरर है। मेरे बच्चे कैसे ठीक करोगे? खुद सोचो, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे बचपन में, याद करो, हाँ सर बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट, याद है रूल? हाँ। तो क्रेडिट में आता था बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहाँ आती है? इनकम साइड में। कहाँ आती है? इनकम। और अगर आपने इनकम ऑलरेडी ज्यादा दिखा रखी है तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि इनकम के साथ प्रॉफिट का भाई भाई रिलेशनशिप।
आपने इनकम ज्यादा दिखाई, प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। अब आप चाहते हो रेक्टिफाई करना, तो रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप अपने स्टॉक को कम करोगे तो आपको अपना प्रॉफिट भी माइनस करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट है करंट ईयर का, जिस साल आपका स्टॉक गड़बड़ है उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसे कम करना है। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कम करोगे तो बेटा प्रॉफिट भी कम करना पड़ेगा। और अगर अंडर वैल्यू है, आपने कम दिखा रखा है, तो इनकम कम दिखाई तो प्रॉफिट भी कम हो रखा होगा। तो अब आप चाहते हो बढ़ाओ, ठीक करो, तो ठीक करने के लिए आप कहोगे इसे बढ़ाएंगे, तो बेटा जैसे ही आप इसे बढ़ाओगे दैट मीन्स आपको अपना प्रॉफिट भी जो करंट ईयर में जिस साल आपका क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ है वो आपको प्लस करना पड़ेगा। नहीं आई बात सुन में? सर स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होता है, हम उसकी काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग हमसे कई बार गलत हो जाती है, कई बार ज़्यादा कई बार कम। अगर ज़्यादा हो गई है तो उसे ओवर वैल्यू बोलते हैं, कम हुई है तो अंडर वैल्यू बोलते हैं। ओवर है तो ठीक करने के लिए कम करेंगे, अंडर है तो बढ़ाएंगे। अब बढ़ाना कम करने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बेटा स्टॉक हमारी एसेट सॉरी इनकम की तरफ आती है, पीएनएल में क्रेडिट की तरफ आती है, तो इससे इनकम डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। अगर आप स्टॉक को कम करोगे दैट मीन्स इनकम भी कम होगी, अगर स्टॉक बढ़ाओगे तो दैट इज इनकम भी बढ़ेगी। बट एक लफड़ा है, आप क्लोजिंग स्टॉक के साथ छेड़खानी करोगे तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी छेड़खानी हो जाएगा। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गड़बड़ है तो बाबू अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी गलत होगा। और ओपनिंग स्टॉक आता है बाबू, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है बेटा? ओपनिंग स्टॉक आता है यहां पर, टू ओपनिंग स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक आता है खर्चे में। तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक बोले तो खर्चा भी गड़बड़ होगा। अब बाबू ओपनिंग स्टॉक को भी ठीक करोगे तो सिंपल समझो कि अगर आप इस साल का, सिंपल मैं लॉजिक बाद में आराम समझना, अगर इस साल का ओवर वैल्यूशन है क्लोजिंग स्टॉक तो अगले साल का ओवर वैल्यूशन होगा ओपनिंग स्टॉक, खर्चा ज्यादा आ रहा होगा। अब खर्चे को अगर आप कम करोगे, खर्चे से नेगेटिव रिलेशन है, खर्चा अगर कम करोगे तो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है बाबू, नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग है। इस साल का ये क्लोजिंग है बाबू, ये क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। तो इस साल अगर आप अपना स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, लेकिन अगले साल ओपनिंग कम करोगे तो बाबू खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर इस साल का क्लोजिंग आप बढ़ा रहे हो तो इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ेगा। बट अगले साल का जब आप ओपनिंग बढ़ाओगे तो बेटा प्रॉफिट जो नेक्स्ट ईयर का है, अगर खर्चा बढ़ाओगे बाबू, क्या बोला मैंने? खर्चा बढ़ाओगे तो बेटा वो माइनस हो जाएगा। अब मेरा बच्चा कह रहा है, सर पकड़ के बैठ गया, कह रहा है सर ये क्या बोल गए आप? बाबू मैं तो एक सिंपल तरीका देता हूं, हाँ ध्यान से सुन लो, सिंपल तरीका है, इस लफड़े में पढ़ना ही नहीं है बाबू, तो बिल्कुल इजी। मेरा बच्चा इतनी मेहनत नहीं करेगा मेरे होते हुए। वो कह रहा है स्टॉक के तरफ ध्यान दें, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारी इनकम है, अगर वो ज्यादा है तो कम करेंगे माइनस, अगर कम है तो बढ़ाएंगे प्लस। इतना क्लियर है? हाँ सर इतना। तो करंट ईयर का तो समझ आ गया, क्लियर है? नेक्स्ट ईयर इसकी रिवर्सल मार दे बस। अगर इस साल माइनस हुआ है तो अगले साल प्लस, इस साल प्लस हुआ है तो अगले साल माइनस। मत पढ़ लफड़े में ओपनिंग स्टॉक कैसे सीखोगा, दोनों मत ठीक करना। तो क्लोजिंग ध्यान रख, क्लोजिंग को ठीक कर, क्लोजिंग ओवर है तो कम कर दे, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्लोजिंग कम है, अगले प्रॉफिट क्लोजिंग कम है, बढ़ाने के लिए प्रॉफिट भी बढ़ा दे। तो इस साल का बढ़ेगा तो अगले साल का कम, इस साल का कम होगा तो अगले साल का माइनस, रिवर्सल होनी है, बात खत्म, डन डन, खत्म 2 पॉइंट। अब नॉर्मल आइटम खत्म, सर जी स्टॉक। लास्ट पॉइंट है बेटा कैपिटल। कई बार हम कुछ खर्चे ऐसे करते हैं जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। हमने मशीन खरीदी, मशीन को इंस्टॉल कराने में वेजेस पे करे, इंस्टॉलेशन खर्चा पे किया, बट हमने गलती से उसे पीएनएल में डाल दिया। अच्छा, या फिर उल्टा, हमने रिपेयर कराई थी मशीन पे, नॉर्मल चुटपुट खर्चा था जो हमारे खर्चे में जाना चाहिए था, हमने उसे मशीन में डाल दिया। इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू में डाल दिया या रेवेन्यू खर्चों को हमने कैपिटल में डाल दिया। अब उससे क्या होगा बाबू? हमने मशीन खरीदी थी मान लो 1 लाख की, आराम सुनना कंफ्यूजन नहीं, मशीन खरीदी थी 1 लाख की, हमने उसे रेवेन्यू मतलब पीएनएल में चार्ज कर दिया, हमने खर्चे में दिखा दिया, खामा खा खर्चा दिखा दिया भाई, खामा खा खर्चा दिखा दिया। खर्चा दिखाने से प्रॉफिट क्या हो रखा होगा? कम हो रखा होगा। ठीक कैसे करेगा मेरा बच्चा? वो कह रहा है सर जी सबसे पहला ट्रीटमेंट, आप इस खर्चे से खामा खा खर्चा दिखा के बैठे हो, रॉन्ग खर्चा दिखा के बैठे हो, तो आपने प्रॉफिट कम दिखा रखा होगा। अगर आप खर्चा हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप खर्चा हटाओ और मशीन में डेबिट करो, मशीन में डालो, एसेट डालो, खर्चा हटाओ। तो खर्चा हटाओगे तो प्रॉफिट जो कम हो रखा है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी।
लेकिन जैसे ही एसेट की वैल्यू बढ़ेगी उस पे डेप्रीशिएशन के नाम पे फिर से प्रॉफिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, उसका डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। बस दो ट्रीटमेंट खत्म। बेटा आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख की, आपने मशीन पे इंस्टॉलेशन कराया था 1 लाख का, आपने मशीन का खर्चा उठा के पीएनएल में डाल दिया, तो गलत डाल दिया भाई साहब। पीएनएल में हटाओ, तो पीएनएल में खर्चा हटाओगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और उस 1 लाख पे अगर 20% का डेप्रीशिएशन है तो 20% डेप्रीशिएशन माइनस हो। तो कराऊंगा अभी क्वेश्चन। अगर सर उल्टा कर दिया तो हमने तो रिपेयर करी थी 1 लाख की, नॉर्मल रिपेयर थी, खर्चे में जाना चाहिए था, हमने मशीन में डाल दिया, तो बेटा फिर क्या करा होगा, आपने रिपेयर का खर्चा था, खर्चे में जाना चाहिए था, नहीं डाला तो डाल दे, तो जैसे ही खर्चा डालोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, याद करो फंडामेंटल में करा था हमने, याद है रिपेयर, वो वीक एबल लेजी वाला क्वेश्चन। तो रिपेयर का खर्चा था, हमने मशीन में डाल दिया, तो पहले रिपेयर का खर्चा डाल, पीएनएल में माइनस कर, और जब मशीन में डाला होगा तो खामा डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया होगा जो नहीं होना चाहिए था, तो डेप्रीशिएशन जो रॉन्गली है उसको प्लस कर दे, पीएनएल में मतलब प्रॉफिट, पीएनएल में मतलब प्रॉफिट बढ़ा दे, कि डेप्रीशिएशन के नाम पे जो खामा जा चुका है उसे हटा दो, क्योंकि मैंने पूरा खर्चा ही डाल दिया। क्लियर है बाबू, ये 3 एडजस्टमेंट होती हैं एबनॉर्मल, दोबारा सुन लो। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूँ। जब भी हमें प्रॉफिट गिवन होगा, मान लो आपको इस तरीके से प्रॉफिट गिवन होगा कि 2024 का प्रॉफिट है, 2025 का प्रॉफिट है, 2026 का प्रॉफिट है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। अब वो कह रहा है कि सर जी आपके पास कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो बेटा 2024 में आप उठाओगे और उस लॉस को प्लस कर दोगे, ठीक है, प्लस, क्यों, क्योंकि वो लॉस ऑलरेडी माइनस होगा, प्लस कर दोगे। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आपके अबनॉर्मल गेन हुआ है, अबनॉर्मल गेन हुआ है, आपने मशीन बेची थी जिस पे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट खामा आपने ऐड कर रखा होगा, उठा के क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, डन। फिर आपसे कह रहा है सर आपने ओवर वैल्यूशन कर दिया था, बाबू ओवर वैल्यूशन कर दिया था 2025 का स्टॉक, 2025 का क्लोजिंग स्टॉक, तो आपने ऑलरेडी ज़्यादा कर रखा होगा, बेटा ऑलरेडी ज़्यादा कर रखा है, स्टॉक को कम करोगे मतलब प्रॉफिट भी कम होगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, है ना, ठीक है। और इसके नाम पे तुरंत आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक 2026 का, अगर इस साल कम कर रहे हो, इस साल कम कर रहे हो तो अगले साल प्लस, ठीक है, अगले साल प्लस। मैं अच्छा ऐसे काम करता हूँ, मैं जो प्लस होंगे वो नॉर्मल रखता हूँ, जो माइनस है वो नेगेटिव में डालता हूँ, ठीक है ना। तो लॉस ऑलरेडी माइनस हो रखा होगा, प्लस कर देंगे, गेन ऑलरेडी प्लस हो रखा होगा, माइनस कर देंगे, स्टॉक ऑलरेडी ओवर है तो कम करने के लिए माइनस कर दिया, और अगले साल का प्लस कर दिया, डन। आपने फिर कह रहा है आपने कोई मशीन परचेज करी थी, मशीन परचेज करी थी और आपने उसे पीएनएल में डाल दिया, तो बेटा खामा डाल दिया, पीएनएल में नहीं जाना चाहिए था, आप इस साल मान लो प्लस कर दोगे, ठीक है। और उस पे डेप्रीशिएशन जब चार्ज करोगे, भाई आपने खामा प्रॉफिट में चार्ज कर दिया होगा तो प्रॉफिट कम कर रखा होगा, अभी प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए प्लस करोगे, और उसका डेप्रीशिएशन अगर चार्ज करोगे तो वो डेप्रीशिएशन जो होगा वो इस साल भी माइनस होगा, और याद रखना अगले साल भी माइनस होगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो हर साल माइनस होगा, डेप्रीशिएशन तो हर साल माइनस होगा। फिर ये करने के बाद बाबू आप क्या आएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्या आएंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट, कि हाँ भाई ये आपके करेक्ट प्रॉफिट है तीनों साल के। बाबू अब क्वेश्चन यहाँ पे एवरेज कराने के लिए दो तरीके का एवरेज बोल सकता है। अगर वो कह रहा है सिंपल एवरेज, अगर उसने बोला सिंपल एवरेज चाहिए, अगर वो कह रहा है सिंपल एवरेज, तो तू क्या करेगा, तीनों प्रॉफिट को, मान ले तेरा ये प्रॉफिट आ रहा है 2024 का प्रॉफिट, 2025 का प्रॉफिट, 2026 का प्रॉफिट, तीनों को ऐड करेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, 3 से डिवाइड कर देगा, 3 से डिवाइड कर देगा, जो आएगा सिंपल एवरेज, ठीक है। और अगर क्वेश्चन कह रहा है नहीं नहीं वेटेड एवरेज लगाना है या ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब क्या होता है सर, ट्रेंड मतलब ये है कि या तो तीनों सालों के प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है या प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा है, इस साल 1 लाख, फिर अगले साल 1.5 लाख, फिर अगले साल 3 लाख, किसी भी तरीके से बढ़ रहा है, तो बेटा उस केस में क्या करेंगे, हम इनको वेट देंगे कि भैया जो सबसे पुराना साल होगा वो 1, 2, 3 चांसेस, सबसे लेटेस्ट ईयर के सबसे ज्यादा चांस, उससे कम चांस, उससे कम चांस, और यहां से आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। इन प्रॉफिट को बाबू मान लो ये जो भी प्रॉफिट है, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट है, तो 1 लाख इंटू 1 लाख ये हो गया, मान लो ये लिखा मैंने 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इंटू 2 ये हो गया 3 लाख, और मैंने लिखा यहाँ पे 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 3 लाख का प्रॉफिट इंटू 3 9 लाख। अब 9 लाख वेटेड प्रॉफिट हो गया, आप वेटेड प्रॉफिट को ऐड करोगे, वेटेड प्रॉफिट को ऐड करोगे, दैट इज आप बोलोगे 1 लाख, अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं, अब वेटेड प्रॉफिट 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 9 लाख, और डिवाइडेड बाय बेटा नंबर ऑफ ईयर नहीं, डिवाइडेड बाय वेट, वेट कैसे निकलेगा, 1 + 2 + 3,
3 2 5 6, 6 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्लियर है एवरेज प्रॉफिट? हाँ भाई, जो भी प्रॉफिट गिवन है उनमें ये एडजस्टमेंट करेंगे अगर क्वेश्चन है, ठीक है। एडजस्टमेंट करने के बाद अपन एवरेज निकालेंगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, सिंपल एवरेज। क्वेश्चन ने वेटेड एवरेज या ट्रेंड दे दिया तो बेटा वेटेड एवरेज निकालेंगे। इस पर क्वेश्चन में एडमिशन में कराऊंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए एडमिशन में गुडविल की वैल्यूएशन पे, ठीक है। शायद अभी तो हम क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल करेंगे, पर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादातर कहां पर आए हैं, वहां पे आए हैं। इतना क्लियर है मेरे बच्चों? जल्दी बोलो हाँ या ना, ठीक है। होप सो बढ़िया से ये चीज समझ आ रही होगी, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैसे निकालना है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? जनरली आपको लगता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है मालिक का पैसा। कैपिटल वर्ड यूज होता है ना, मेरा बच्चा कैपिटल मतलब मालिक समझता है, पर आंसर इज नो। दिस इज नॉट ऑल अबाउट कैपिटल, सिर्फ मालिक नहीं। ये कहता है वो लोगों का पैसा बिजनेस में, वो लोगों का पैसा जिन्होंने आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस में फाइनेंस किया है। वो लोग जो आपको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस में फाइनेंस कर रहे हैं, दीज आर लॉन्ग टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म फंड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने मालिकों में ही पढ़ा होगा सर, जो मालिक हैं वो तो लंबे टाइम के लिए पैसा देते ही देते हैं, प्लस लाइबिलिटी में भी आउटसाइडर आते हैं। उनमें भी दो तरीके के आउटसाइडर होते हैं, एक करंट और एक नॉन करंट, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो मैं बोलूं मालिकों का पैसा तो आएगा ही आएगा, प्लस बाबू क्या, प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म वालों को भी ऐड कर दो तो बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। लाइबिलिटी, भाई बैलेंस शीट बनाते हो ना आप, सोचो बैलेंस शीट बनती है आपकी, यहाँ पे एसेट्स आती हैं सारी, बोलो हाँ है ना। यहाँ पे मालिकों का पैसा कैपिटल, यहाँ पे मान लो नॉन करंट लाइबिलिटी और यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। तो आप या तो इन दोनों को ऐड कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, बोलो है ना, या एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो आ जाएगा, बात सेम है, बोलो हाँ है ना। तो दो तरीके हैं, या तो सारी एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या मालिकों का सारा पैसा उठाओ, मालिकों का पैसा उठाओ और उसमें लॉन्ग टर्म पैसा और ऐड कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तो सर कुछ ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, दो तीन बातें याद रखना। मालिकों का कैपिटल बैलेंस आएगा ही आएगा, मालिकों का अगर करंट बैलेंस है तो याद रखना क्रेडिट बैलेंस है ऐड होगा, डेबिट बैलेंस है लेस होगा। नॉर्मल है, पॉजिटिव है तो ऐड, नेगेटिव है तो माइनस होगा। उसके बाद अगर उन्होंने कोई प्रॉफिट दिया हुआ है, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल रिजर्व, जो रिजर्व है सब ऐड। और अगर कोई लॉस या फिक्टिशियस एसेट है बेटा, लॉस क्या होता है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये भी एक तरह का लॉस ही है, ये कोई एसेट नहीं है। इस लॉस को भी उठा के मालिकों के माइनस करोगे। एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में कभी दिखे तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मुझे यहाँ पे बिजनेस का पैसा निकालना है कि मालिकों ने मिलकर बिजनेस में कितना पैसा लगाया हुआ है, तो ये ऐसा पैसा है जो मालिकों ने बस रखा हुआ है ऐसे ही, इसका बिजनेस में कोई यूज नहीं है। तो बेटा जब बिजनेस में नहीं है तो हटा दो, ठीक है। जनरली आपको मिलता नहीं है, पर अगर मिले तो याद रखना। तो आप मालिकों की कैपिटल, मालिकों का करंट, मालिकों के रिजर्व और मालिकों के लॉस, दो चीजें हमेशा याद रखना। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट क्लियरली लिखा है नॉन ट्रेड है, खाली इन्वेस्टमेंट लिखी है आप ट्रेड मानोगे, अगर क्लियरली लिखा है नॉन ट्रेड है तो उसे उठा के माइनस कर दो और लॉन्ग टर्म डेट प्लस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एसेट में भी यही दो चीजें हटा दो, क्योंकि ये आपकी एसेट नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस की एसेट नहीं है, ऐसे ही फालतू का पैसा रखा हुआ है, और फिक्टिशियस तो एसेट ही नहीं है। तो ये दोनों हटाओ, बाकी एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। भाई साहब हाँ जी, समराइज कर दूं एक बार। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट नहीं है, दो तरीके की, सेल्फ जनरेटेड जिसे हम बुक्स में शो नहीं करेंगे, AS 26 बोलता है। अगर परचेज गुडविल है तो बुक्स में शो करेंगे इंटेंजिबल एसेट के रूप में। क्यों निकालना है, नीड क्या है बेटा, नीड है चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर जगह हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए होगी। गुडविल को निकालने के मेथड क्या है बेटा, तीन मेथड है। सबसे पहला पुराना मेथड एवरेज, जिसमें सीधा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट ढूंढेंगे, एवरेज में से नॉर्मल हटाओ, फिर सुपर प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। और कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन बोले तो नंबर ऑफ ईयर परचेज की कहानी हटाओ, एवरेज डिवाइडेड बाय NRR, जितना आपने लगाना चाहिए माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इन तीनों को निकालने के लिए आपको चार चीजें चाहिए बेटा, कितनी चीज चाहिए, चार, ठीक है। एक नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए जो क्वेश्चन देगा, मेरे काम की चीज नहीं। NRR
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन देगा, प्लस सर आपको एवरेज प्रॉफिट मैंने निकालना सिखा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने निकालना सिखा दिया। अगर आपके सामने ये दोनों चीजें निकाल दो तो बेटा आपका सारे मेथड खत्म हो गए हैं, एन्युटी मेथड अभी रेट में। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से आप इनमें से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का स्क्रीनशॉट है। ये मैंने कुछ यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के एक कैलकुलेशन तरीका लिखा कि इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एवरेज प्रॉफिट में हमारी सारी एडजस्टमेंट का पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके अलावा ये हमारा सारे मेथड्स के टाइप हैं जो आप मेथड्स लिख सकते हो एक साथ, जिसमें एन्युटी मेथड अभी बाकी है, बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जल्दी से हम क्वेश्चन पे आते हैं, पर मैं पहले ये वाला कराऊंगा। ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी बताओ, ए और बी पार्टनर है, जल्दी ऐसे ही फटाक से, ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस है पता नहीं, कैपिटल दिए ए की 6 लाख, बी की 4 लाख, दोनों की कैपिटल मिला के 10 लाख हो गई है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 3 लाख, दिस इज माय समथिंग एवरेज प्रॉफिट, हम मान लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट है ये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, मतलब अगर हमारे बराबर नॉर्मली लोग देखा जाए तो 20% तो हर कोई कमा रहा है। सिंपल कह रहा है गुडविल निकाल के बताओ, कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, अगर गुडविल को वैल्यू किया जा रहा है 2 ईयर परचेज से। कैपिटलाइजेशन कुछ ना बोले आप, ऑलवेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज निकालोगे। बताओ फॉर्मूला बोलो, आप बोलोगे कैपिटलाइजेशन ए मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो कैपिटलाइजेशन में अगर कुछ ना बताए तो आप कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर एवरेज फॉर्मूला लगाओगे। अब एवरेज से निकालो या सुपर से निकालो, बात सेम आएगी। फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलो, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, डिवाइडेड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है, 3 लाख है, क्वेश्चन ने कोई और प्रॉफिट दिया नहीं तो मैं इसे ये एवरेज मान लूंगा। ऑन एन एवरेज हम 3 लाख कमा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 20% से हमारे बराबर अगर कमाना है तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा मालिक की कैपिटल दी हुई है, तो ए की कैपिटल ऐड करो, बी की कैपिटल ऐड करो, 6 और 4 10, रिजर्व एंड लॉसेस वगैरह कुछ है नहीं, तो भैया यही 10 लाख हमारी कैपिटल हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी हम 0 मानेंगे, तो 10 लाख की कैपिटल मालिकों ने मिला के, बाकी सबने मिला के लगा रखा है। तो बताओ 3 लाख का 20% कितना आ जाएगा सर जी, 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% ये आ जाएगा 15, 15 में से 10 लाख हमने लगा रखा है, तो जो 5 लाख नहीं लगाया है, बाबू क्यों नहीं लगाया मेरे बच्चे, बिकॉज ऑफ गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल। बढ़िया मक्खन, डन। चल सेकंड पॉइंट, दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिए 2 साल। ठीक है, सुपर प्रॉफिट नहीं पता बाबू, सुपर प्रॉफिट निकाल। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तू बोलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज 3 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट जब तू माइनस करेगा तो तू बोलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो 10 लाख की कैपिटल अगर हमारी और हर कोई हमारे बराबर ऑन एन एवरेज 20% से कमा रहा है, तो इसका मतलब 2 लाख तो हर कोई कमा लेगा। तो 3 लाख हम कमा रहे हैं तो कोई हमने तोड़ दिया क्या, नहीं, हमने एक्स्ट्रा कितना कमाया बाबू, सिर्फ 1 लाख, बाबू सिर्फ कितना, 1 लाख। तो 1 लाख अगर हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है और हम 2 साल तक कमाते रहेंगे तो बेटा हमारी 2 लाख आ गई गुडविल ऑफ दी फर्म एज पर द सुपर प्रॉफिट मेथड। खत्म, खटैक, कैपिटलाइजेशन खत्म, सुपर प्रॉफिट खत्म। क्लियर है, ये एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखा है, मैंने वहीं से उठाया, आरटीपी से भी उठाया और एक बार छोटा सा क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन है ये वाला जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, ये आपके जेन 2026 में आया और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। कह रहा सीता गीता रीता 3 पार्टनरशिप है, 2:5:3 की पार्टनरशिप है हमारी। ठीक है, बैलेंस शीट में तीनों की कैपिटल दी है, ट्रेड पेबल बोले तो करंट लाइबिलिटी दी है। ठीक है, इधर आ जाओ, सन्ड्री एसेट्स दिए, इन्वेंट्री दिए, ट्रेड रिसीव दिए, बैंक दिए, टोटल एसेट दिए, सारी नॉर्मल एसेट है, कोई फिक्टिशियस एसेट, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नाम की चीज नहीं है। कह रहा पार्टनरशिप डिविडेंड हम 6 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 24-25, और पार्टनर ने विड्रॉ करा 4.5 लाख रुपए हमारा ईयर में, 4.5 लाख रुपए कमाया, ये हमने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी, तो हमारा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा यही मान लेंगे। ड्रॉइंग का क्या करेंगे अभी छोड़ दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30% है। कह रहा है गुडविल निकालो आपकी ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर नंबर ऑफ परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 है, सुपर प्रॉफिट की मदद से। ठीक है, और फॉर दिस पर्पज सुपर प्रॉफिट के लिए बेटा आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। अब ये लफड़ा कर दिया इन्होंने बस।
अगर ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता या कुछ नहीं बोलता तो मैं कहता बेटा ये सारी एसेट है, इन सारी एसेट में से ये लायबिलिटी हटाओ, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बोलो हाँ या ना, पक्की बात है। बट इस साल हमने सर जी कुछ एक्स्ट्रा हुआ है। अब वो बोल रहा है एवरेज, पहले छोड़ो, पहले नॉर्मल काम करते हैं। बताओ सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है, गुडविल निकालनी है तो हमारे लिए फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बाबू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारे क्वेश्चन में? 5। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 5 साल। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे एवरेज में भी दिक्कत नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है 6 लाख रुपए। नॉर्मल निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, जो नॉर्मल प्रॉफिट है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं तो नॉर्मल कैपिटल यूज करता हूं, बट उसने बोला है हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, यही लफड़ा है। मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, एनआरआर में भी लफड़ा नहीं है। एनआरआर कितना है हमारा? एनआरआर क्वेश्चन में दिया 30%, तो ये 30% आते ही बेटा बस इसे निकालना है, इसे निकालते ये निकल जाएगा, इसे निकालते ये निकल जाएगा, बात खत्म। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, दिस इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा आप ध्यान से सुनना, आप पहले नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे। आप कौन सा यूज करोगे? आप कैपिटल भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या एसेट अप्रोच भी शुरू कर सकते हो। मैं जनरली बोलूंगा जब भी वो आपको एवरेज दे तो आप एसेट वाला अप्रोच फॉलो करेंगे। एसेट अप्रोच से आप करोगे, ठीक है। क्यों? अभी 2 मिनट समझाओगे। हम कहेंगे ऑल एसेट्स, अगर मैं सारी एसेट की वैल्यू निकालूं तो ऑलमोस्ट यही आने वाली है। 19,65,000 रुपये हमारी एसेट्स है, 19,65,000 हमारी एसेट है, माइनस करंट लाइबिलिटी। बेटा ट्रेड पेबल इकलौती हमारी करंट लाइबिलिटी 90,000, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है 90,000। दिस इज माइनस करो तो अगर मैं बोलूँ तो 19,65,000 माइनस 90,000, ये आ गया, 1 मिनट ना, ये आ गया 18,75,000, 18,75,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। अब पता है मैं एक एवरेज एक अजम्पशन लूंगा यहाँ पे। मुझे क्वेश्चन ने ये क्लोजिंग दी हुई है, पर एवरेज निकालने के लिए तो मुझे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? एवरेज निकालने के लिए तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट भी होनी चाहिए, तभी तो मैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करूं। बोलना मेरे बच्चे हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पर पॉइंट इज मेरे पास ओपनिंग नहीं है, तो मैं एक अजम्पशन लूंगा कि जो मेरी एसेट लायबिलिटी क्लोजिंग में है वही एसेट लायबिलिटी ओपनिंग में भी होगी, ताकि ये जो क्लोजिंग आ रहा है यही मेरा क्या रहेगा? एवरेज। पर ये होगा बिफोर एडजस्टमेंट। अभी इसमें जो इस साल की करंट ईयर की एडजस्टमेंट होनी है वो बाकी है। हम मानेंगे अगर करंट ईयर की चीजें हटा दें, करंट ईयर में 2 ही चीजें हुई हैं बेटा, एक प्रॉफिट और एक ड्राइंग। हमने कुछ कमाया है और कुछ निकाला है, इनको हटा दें तो हम मानेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। और अगर क्लोजिंग और ओपनिंग सेम है तो 18,75,000 प्लस 18,75,000 डिवाइडेड बाय 2, 18,75,000 ही आएगा। ये बात समझ आई नहीं आई? हमें एवरेज बोला है, हमें क्लोजिंग दिया है। अगर ओपनिंग दिया होता तो मैं इसमें ऐड करता, डिवाइडेड बाय 2 कर देता, एवरेज हो जाता। बट नहीं दिया तो हम कहेंगे अभी करंट ईयर को छोड़ दो, बाकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को अगर एवरेज करोगे तो सेम ही आएगा। लेकिन अब मैं कहूंगा जब इसमें करंट ईयर की चीजें करूंगा तो प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, क्योंकि इससे मेरा कैश बड़ा होगा, प्रॉफिट की वजह से मेरी एसेट्स बड़ी होंगी, और ड्राइंग की वजह से बेटा मेरी एसेट्स कम हुई होंगी। बोलो हाँ है ना? मालिक ने जब कमाया होगा तो कैश प्रॉफिट बड़ा होगा, और जब मालिक ने निकाला होगा तो कैश कम हुआ होगा। लेकिन बेटा इसे मैं हाफ कर दूंगा, पता है क्यों? हाफ कर दूंगा दोनों को, क्योंकि एवरेज कर रहा हूं ना। प्रॉफिट और ड्राइंग, प्रॉफिट साल के शुरू में 0 मेरे साल, इस साल पूरा, तो जब मैं एवरेज करूंगा तो वो हाफ हो जाएगा ना। 0 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। नहीं ये बात समझ में कि अगर मैंने प्रॉफिट 6 लाख कमाया है तो इस 6 लाख में, बाबू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बस याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन है। 6 लाख का मैं सीधा नहीं ऐड करूंगा, मैं हाफ ऐड करूंगा, दैट इज 3 लाख। ओ,
और 4.5 लाख, ड्राइंग कितनी निकाली है 4.5 लाख रुपए, ये वैसे भी मिडिल में ही मानते हैं हम, तो ये तो वैसे भी 4.5 लाख का हाफ मानेंगे कि मिडिल में हुआ है, तो बेटा मिडिल में अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 2,25,000, 2,25,000। तो बताओ हमारा अब आ जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करंट ईयर के इंक्लूड करके, तो मैं कहूँगा सर जी प्लस 3 लाख माइनस 2,25,000, ठीक है, ये हो जाएगा 19,50,000 रुपये का हमारा एवरेज। 19,50,000 का हमारा एवरेज का 30% अगर आप निकालोगे, ठीक है, 30% आप निकालोगे तो ये 5,85,000, इसमें अगर आप 6 लाख माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15,000, 15,000 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 इंटू 5 बेटा 75,000 हमारा आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म। होप सो आपको ये वाली बात समझ आई हो, ये इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन में अभी तक किसी में भी कुछ नहीं बोलता था, हम यही कैपिटल एम्प्लॉयड से काम चला लेते, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती, बात खत्म। लेकिन इस क्वेश्चन ने बोला कि सर जी आपका ये चीज़ आपके एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए जो भी इस साल चीज़ें हुई होंगी उनको हाफ कर दो। क्यों? क्योंकि ये तो करंट ईयर की क्लोजिंग में तो है, पर ओपनिंग में 0 मानोगे, प्रॉफिट ओपनिंग में 0 मानोगे तो बेटा प्रॉफिट 0 हो जाएगा, 0 प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 हाफ हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी एक लास्ट पॉइंट था आपका एन्युटी फैक्टर। बेटा एन्युटी में क्या होता है, एन्युटी में आप ये मान के चलो, आप जो भी सुपर प्रॉफिट निकालते हो उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक्यूमुलेटेड लेते हो, जितने भी एक रेट होता है, मान लो आपका क्वेश्चन में रेट देगा 10%, और जितने साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है उतने साल का। ठीक है, आप ये मानते हो, इसमें क्या है कि आप कहते हो सर ध्यान समझो, आपका y1 y2 y3, आप कहते हो हम आज खड़े हैं यहाँ पे नाउ, और आप कहते हो अगर मान लो 3 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो आप कहते हो ऑन एन एवरेज हम सुपर प्रॉफिट एक्स्ट्रा प्रॉफिट हर साल 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे। आप मैथ्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैथमेटिक फॉर फाइनेंस चैप्टर पढ़ते हो। अब ये बताओ आप क्या कहते हो, हम 5 लाख हर साल 3 साल तक बिना कुछ करे कमाएंगे? बोलो हाँ है ना, सुपर प्रॉफिट यही तो कहता है कि हम 3 साल तक, आने वाले 3 साल तक 5-5 लाख कमाएंगे, तो 15 लाख हमारी गुडविल हो गई। पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये 5 लाख आप फ्यूचर में कमाओगे, तो इसकी अगर आज की वैल्यू निकालोगे, बाबू किसकी वैल्यू निकालोगे? आज की, तो बेटा ये तो प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए, इसमें तो फ्यूचर में वैल्यू इसकी गिर जाएगी। तो अगर 5 लाख रुपए मैं 1 साल बाद कमाऊंगा, तो उसकी आज की वैल्यू तो भैया चेंज करनी पड़ेगी ना, आज की वैल्यू तो अलग होगी। तो बेटा इसलिए हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कि फ्यूचर से प्रेजेंट पे आना है, फ्यूचर से प्रेजेंट पे आना है। तो अगर 10% का रेट है, आपने कैलकुलेटर पे करा होगा, 10% का रेट है, तो आप कैलकुलेटर पे क्या लिखोगे, कैलकुलेटर पे लिखोगे अगर मान लो 10% का आपका डिस्काउंट रेट है ना, ऐसे तो डिस्काउंट रेट होता था, इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट जो बोलो, तो आप कहते थे कैलकुलेटर पे लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 10% के लिखोगे 1.10। अगर यही आपका 12% हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, और आपको इसे 3 साल तक इक्वल टू करना है, 3 साल तक। 3 साल जो भी आएगा उसको जीटी दिवा दोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी कि बाबू आपका 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, उससे आप अपने सुपर प्रॉफिट 5 लाख को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, जो भी वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारे फर्म की गुडविल है। एन्युटी वैल्यू ये कहता है कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से नहीं मल्टीप्लाई करना, उस नंबर ऑफ ईयर परचेज का जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करो। आप 3 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, 3 सालों का जो 10% के डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करो। क्लियर है, पक्का है, डन है, ठीक है। तो बस इतना सही काम है, आज के लिए इतना ही। इस पर अगर आप बोलोगे तो मैं आगे एडमिशन वगैरह में इस पर क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी इस पर ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको मैंने सारे फॉर्मूले करा लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, फुल ऑल अबाउट हमारी गुडविल खत्म है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम एडमिशन शुरू करेंगे और वहां से हम एडमिशन के इन गुडविल वाले टॉपिक्स को और डिटेल में डिस्कशन करेंगे विद प्रैक्टिस। इस चैप्टर में तो फॉर्मूले हैं, आपको बढ़िया से ये चैप्टर बेस बनाता है ताकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपको गुडविल निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का होमवर्क क्या है? बच्चा कह रहा था सर प्रैक्टिस शीट दो। प्रैक्टिस शीट नहीं बाबू, आज का होमवर्क ये स्टडी मैट उठा, हाँ भाई क्या, स्टडी मैट उठा और उसके जो भी क्वेश्चन है उनको खत्म कर, ठीक है। PYQ की जिम्मेदारी मेरी है, RTP की जिम्मेदारी मेरी है, तेरी जिम्मेदारी है स्टडी मैट। तो मुझसे प्रैक्टिस शीट मत मांग,
तो आज तुरंत इस वीडियो को खत्म करते स्टडी मैट उठा और कर दे जल्दी से। समझ आ रही है? ये एन्युटी वाला भी क्वेश्चन कर दे, सब कर दे, ठीक है। मैं ये मान अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको ये कैलकुलेटर से निकालना आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.10, अगर 10% का रेट है, 12% का रेट है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 15% का रेट है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15। जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है उतनी बार तू इक्वल दबाएगा। 3 साल का है तो 3 बार, 4 साल का है तो 4 बार, और जीटी दबाने का मतलब है उसको क्यूमुलेट कर देगा और क्यूमुलेट से उसको मल्टीप्लाई कर देगा, तेरी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करियो, कमेंट में मत भर दियो कि सर ये नहीं आया, ये नहीं आया। ट्राई कर एक बार जल्दी से, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन कर। फिर मिलते हैं अगले, अब आएंगे हम मेन चैप्टर पे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसॉल्यूशन। चल भाई नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी से। थैंक यू सो मच। लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा कर सकते हो। थैंक यू सो मच।